अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लियर है मैम मेरी कैसे आवाज? हैं? यस आप मैम, कुछ आपकी ठीक, आप कुछ बोलेंगे, मैं स्टार्ट करूँ फिर? यस मैम, आप स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह। चलें जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फिजियो डॉक्टर एसोसिएशन वालों को हम लोग थैंक्स कहेंगे, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया। और आप सब लोगों से माफ़ी इसलिए, सॉरी, एक्सक्यूज़ के थोड़ा सा कनेक्टिविटी का हमें प्रॉब्लम हो रहा है। वजह यह है कि क्योंकि सारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इंटरनेट जो है वो बहुत उसके ऊपर लोड हुआ है यहाँ पर, तो इस वजह से हम लोग जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। और सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। स्पेशली आप सबको पता है कि ये मंथ जो है वो पार्किंसन के अवेयरनेस का मंथ के नाम से जाना जाता है। और इस मंथ में के हिसाब से जो हमारा आज का टॉपिक है, उसका उसी टॉपिक के जो उसको हमने रखा, उसकी वजह यही थी कि क्योंकि ये मंथ जो है वो पार्किंसन अवेयरनेस का है, इस वजह से वो टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड है, पार्किंसन एंड इट्स मैनेजमेंट। और इसकी मैनेजमेंट जो है उसमें हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो ये सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि फिर कोई और प्रॉब्लम कनेक्टिविटी में ना हो जाए। आप सब लोग अपने क्वेश्चंस तैयार करके रखिए। अगर एंड में जो है अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो हम जो है कमेंट सेक्शन में एंड में जाके जो है वो मैं आपको उसके जवाब दूंगी। सबसे पहले जो है हमें पार्किंसन के बारे में पता होना। पार्किंसन जो है इसको शेकिंग पैल्सी भी कहते हैं। सबसे पहले जो इसको फिजिशियन जिसने डिस्क्राइब किया था उन्हें सर जॉन पार्किंसन ने 1817 में जो है वो इसको डिस्क्राइब किया गया था। और तकरीबन अब तक 2020 तक का जो इसके जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसकी फैक्ट एंड फिगर्स के दी हैं, उसके हिसाब से 1.5 मिलियन लोग जो है वो अब इस वक्त तक जो है वो पार्किंसन डिजीज के साथ जो है जी रहे हैं, जिंदा है। इसमें मोर कॉमन इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल। और इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम अगर बात करते हैं, वैसे तो इसकी जो बुक्स में डेफिनेशन है उसके हिसाब से तो ये होता है कि ये जो है वो एक ट्रायड जो कहा जाता था। ट्रायड का मतलब होता है इसमें तीन चीजें ऐसी हैं जो हों तो वो पेशेंट जो है वो पार्किंसन के क्राइटेरिया में आता है, पार्किंसन जो है वो डायग्नोज किया जाता है। अदरवाइज इसको जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो इसकी ये है, इट इज अ क्रॉनिक। क्रॉनिक का क्या मतलब है? स्लो। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त ही डेफिनेशन में पूरे ही टॉपिक का कंक्लूजन होता है। तो यहाँ से आप जो थिंकिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए जब ये बात कर रहा है डेफिनेशन में। इट इज अ क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब है स्लो। इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव मोटर डिसऑर्डर। ये इसकी डेफिनेशन। क्रॉनिक मींस है स्लो, प्रोग्रेसिव मींस बढ़ने वाली, न्यूरोडिजेनरेटिव यानी जो न्यूरॉन की डीजनरेशन करती है या उनको खराब। डीजनरेशन का क्या मतलब होता है? डिटोरिएशन, यानी किसी भी चीज के फंक्शन को डिटोरिएट करने को डीजनरेशन कहते हैं। तो इट इज अ स्लो क्रॉनिक यानी स्लो बढ़ने वाली न्यूरोडिजेनरेटिव, नर्व्स की, न्यूरॉन की जो है वो डिटोरिएशन करती है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोटर डिसऑर्डर। और इसको मोटर डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मोटर का क्या मुराद है? यानी मूवमेंट का डिसऑर्डर। तो कोई भी चीज अगर मोटर से रिलेटेड है, इसका मतलब यह है कि वो रिलेटेड होती है आपकी मूवमेंट से। तो इट्स अ मोटर डिसऑर्डर। इसके अलावा इसको ये इसके बारे में है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी होती है, वो होती है इट्स एन एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक डिसऑर्डर। देखें, जब हम कभी भी इस तरह की चीजें स्टार्ट करते हैं, कोई भी बीमारी, किसी भी किस्म की डिजीज या कोई टॉपिक, जब उसमें स्टार्टिंग में सारा कंक्लूजन होता है, जब आप उसकी फर्स्ट स्टेज को समझ लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको साइंस सिम्टम्स में, ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में जो है वो आपको कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो है वो आप इजीली उसको याद रख सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए भी, बीसीक्यूज के लिए भी। उसके अलावा अगर लाइसेंस का एग्जाम आपने देना है तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड किसी भी किस्म के उससे रिलेटेड जो है वो किसी भी किस्म के जो है क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने इस पे बात की, इसमें दो टर्म्स जो है वो आपने अक्सर सुनी होंगी जब हम पार्किंसन की बात करते हैं। पहली जो है वो पार्किंसन डिजीज और सेकंड यूज होती है पार्किंसन डिजीज का, तो आपको पता चल गया इट इज अ क्रॉनिक स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज है ना, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है। और इसके साथ एक टर्म जो यूज होती है उस टर्म को कहते हैं
उस टर्म को कहते हैं पार्किंसनिज्म, एटिपिकल पार्किंसन या पार्किंसन प्लस। ये तीन टर्मिनोलॉजी हैं जो इसके अलावा यूज होती हैं, जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्किंसनिज्म एंड पार्किंसन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्किंसन एंड एटिपिकल पार्किंसन, और या फिर वो कह सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्किंसन और एटिपिकल पार्किंसन। ये तीन टर्मिनोलॉजी हैं जो पार्किंसन के अलावा यूज होती हैं। पार्किंसनिज्म, एटिपिकल पार्किंसन या ए पार्किंसनिज्म या पार्किंसन प्लस जो है, इसका क्या मतलब होता है कि ये एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो डिजीजेस होती हैं। पार्किंसन का तो ये बताया कि स्लो, लेकिन ये रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीजेस होती हैं, और जो डिजीजेस स्लो प्रोग्रेसिव होती हैं जैसे पार्किंसन, जब इनका ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसका रिस्पॉन्स भी स्लो होता है। ये बात आप जहन में रखें, जो भी डिजीज स्लो प्रोग्रेसिव होगी उसका ट्रीटमेंट जब दिया जाता है तो उसका रिस्पॉन्ड भी जो है वो स्लो होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम पार्किंसनिज्म की बात करते हैं, जो इससे डिफरेंट एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर जो है ज्यादातर केसेस जो हैं वो होते हैं जिसके अंदर जो डायग्नोज होते हैं, 10 to 15% केसेस जो हैं वो इसमें डायग्नोस्ड होते हैं। एक अम्ब्रेला है और ये रैपिडली प्रोग्रेसिव है। रैपिडली प्रोग्रेसिव यानी एकदम से खराब होती है, उसके बाद जब हम इसे ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके ट्रीटमेंट में जो है वो इसको फायदा जो है वो इसमें जल्दी होता है। तो इसकी खास एग्जांपल है जैसे पार्किंसन, वेस्कुलर पार्किंसनिज्म, जिसमें कि वेस्कुलर पार्किंसनिज्म में जो है वो क्या होता है कि जैसे स्ट्रोक्स है, डिमेंशिया है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें पार्किंसनिज्म में आती हैं। अच्छा, पार्किंसन का जहां तक हम बात कर रहे थे, इट इज एन एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट डिसऑर्डर, और फिर इसके अंदर ये है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, और लेकिन इसमें 10 जो है वो 10% केसेस जो है 40 या बिफोर 40 जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं पार्किंसन डिजीज में। और 78% केसेस जो हैं वो इसमें आइडियोपैथिक होते हैं। आइडियोपैथिक का मतलब ये, आइडियो से मैं हमेशा बताती हूँ, अब याद रखने के लिए, ये आइडियो का मतलब ये कि आइडियल जैसे जिसको नहीं पता, जो जो एग्जिस्ट नहीं करता। पैथी यानी बीमारी, यानी वो बीमारी जिसका कॉज जो है वो अननोन है। तो 78% जो है वो आइडियोपैथिक होते हैं, यानी इसका कॉज अननोन होता है, जबकि 22% जो है वो सेकेंडरी पार्किंसन होते हैं। सेकेंडरी पार्किंसन जैसे पार्किंसनिज्म मैंने बताया जो कि डायग्नोज होते हैं या किसी डिजीज की वजह से होता है। तो ये हो गई इसकी टाइप। अब इसमें एक चीज आप एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम बात करें इट्स एन एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट डिसऑर्डर, अब आप अपनी एनाटॉमी का थोड़ा सा रिव्यू करें, क्योंकि जब हम कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हमें चाहिए कि हम उस चीज को दोबारा से रिव्यू कर लें ताकि आगे कॉन्सेप्ट समझने में हमें आसानी हो। पायरामिडल ट्रैक्ट आपको पता है, इट रेफर्स टू अपर मोटर न्यूरॉन, और इट ओरिजिनेट कहां से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड टर्मिनेट इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ये कहलाते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और इसको क्या कहते हैं, पायरामिडल ट्रैक्ट। और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट ये कहां से, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम्स एंड कैरीज मोटर फाइबर्स इनटू स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इसमें यह है कि ब्रेन स्टेम आप सबको पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और ब्रेन स्टेम क्या होती है, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगर इन तीनों चीजों की बात करते हैं तो वो कहलाती है ब्रेन स्टेम। और अगर हम सिर्फ हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो उसके अंदर से मिड ब्रेन हम निकाल दें, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने नोट डाउन करनी है। इसमें ऐसा होता है कि अक्सर सवाल ये आता है, एमसीक्यूज में भी सवाल आते हैं, बीसीक्यूज में भी ये सवाल आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन स्टेम एंड हाइंड ब्रेन, या फिर इन्होंने घुमा के आपको किसी भी तरह से दे सकते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ब्रेन स्टेम यानी एक जैसे स्टैम्प या तना होता है किसी भी दरख्त का, तो उसको हम ब्रेन स्टेम उसे हम स्टैम्प कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम का मतलब ये कि तने की तरह जो चीज है, उसमें आपका मिड ब्रेन भी आ जाता है, पोन्स आती है, मेडुला ऑब्लोंगेट आता है, लेकिन सेरिबेलम क्योंकि वो साइड पे नहीं आता, ये पूरा एक स्टेम, ब्रेन स्टेम में ये तीन चीजें आती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने जहन में, आपने इसको राइट डाउन कर लें। ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं, वाइवा में ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आपने ये चीज जो है वो अपनी नोट डाउन कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद जो है जब हम बात कर रहे थे कि अब अगर वो कहते हैं हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। और अगर हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम की, तो आप इसको सेरिबेलम को निकाल दें, बाकी मिड ब्रेन को इंक्लूड कर दें, तो ये सारी चीजें ब्रेन स्टेम में आ जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब हम बात कर रहे थे कि ये जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन स्टेम से, और मोटर फाइबर्स लेके
जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और इट कंट्रोल्स, किसको कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री मस्कुलेचर, यानी इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक जो हमारे मूवमेंट्स है और मस्कुलेचर है, जैसे उसमें बैलेंस है, मसल टोन है, हमारा पोस्चर है, लोकोमोशन है, इसको कंट्रोल करता है। अब यहीं से अगर आप समझना चाहें कि ये इसमें इसने जो है ये आपको डिस्क्राइब कर दिया, इट्स एन एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट डिसऑर्डर। अब आपको यहाँ से एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट का फंक्शन जो है वो आप रिव्यू करें, उसका क्या फंक्शन है, पोस्चर को कंट्रोल करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है, लोकोमोशन को कंट्रोल करता है, मसल टोन को कंट्रोल करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट डिसफंक्शन होता है या उसका कोई डिसऑर्डर होता है तो आपकी ये चारों चीजें इफेक्ट करेंगी। अब आप बिल्कुल इजी, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कभी भी कोई केस आपके पास आता है, डायग्नोसिस के लिए आता है या कोई एग्जाम में आता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं कि अगर या फिर साइन सिम्टम्स आपको पता चल जाएंगी, मसल टोन, पोस्चर का और बैलेंस जो है वो इसका खासा है, इसमें जो है ये चीजें जो है वो आपकी जो है वो इफेक्ट करेंगी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसकी जो डेफिनेशन जो अक्सर जो पहले बुक्स में मिलती थी वो यही थी, इट्स द क्लिनिकल ट्रायड। क्लिनिकल ट्रायड में जो है वो तीन चीजें देखी जाती हैं ट्रायड के हिसाब से। तो एक सबसे पहले ब्रेडिकाइनेसिया यानी स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, सेकंड जो है वो इंटेंशनल ट्रेमर, और थर्ड जो उसका होता था वो क्या है। अब जो इसमें इंक्लूड किया है, पहले तो रिजिडिटी था और उसके बाद अब इन्होंने पोस्चरल इनस्टेबिलिटीज भी जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि फिजियोलॉजी क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, जो हमारे फंक्शन, हमारे सिस्टम नॉर्मली काम कर रहे हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। पैथो का मतलब ये होता है कि एबनॉर्मेलिटी जो है इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हो जाए। जैसे आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम सही से काम कर रहा है, कि उसमें कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो जाए, कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जाए, कोई डिसफंक्शन हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो जाना नॉर्मल फंक्शन में। अब इसमें इसकी जैसे पैथोफिजियोलॉजी कहीं भी आपके पास आता है, तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये होता है वो क्या चीजें ऐसी होती हैं, वो क्या चेंजेस आती हैं, वो कौन सी ऐसी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या एबनॉर्मलिटी। इसमें सिंपल सी, ये बहुत आसान टॉपिक है पार्किंसन जो है, अगर आप इसको समझ लें, इसमें सिर्फ एक लाइन जो है वो आप याद रखें, इट इज द डिसबैलेंस बिटवीन द टू न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस बिटवीन टू सॉरी रोजे में तो अच्छे अल्फाज भी जो है ना वो स्लिप हो रहे हैं। अच्छा खैर, इसमें क्या है, इट्स अ डिसबैलेंस बिटवीन द टू न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन एसिटाइलकोलिन है, और सेकंड जो है वो है डोपामिन। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो है 100 से भी ज्यादा जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लेकिन 7 न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इनहिबिटरी होते हैं, कुछ जो है वो एक्साइटेटरी होते हैं। अब आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे इसके नाम से, क्योंकि कोई भी नाम जो है, कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर इस्तेमाल हो रही होती है या हम लोग बुक्स में यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके नाम में ही जो है वो उसका मतलब होता है। न्यूरो मींस नर्व से, न्यूरॉन से मुतालिक, नर्व से मुतालिक, नर्वस सिस्टम से मुतालिक, ट्रांसमीटर यानी ट्रांसमिशन, यानी नर्व्स के सिग्नल का ट्रांसमिशन करना। दीज आर द केमिकल विच ट्रांसमिट द न्यूरॉन्स नर्व सिग्नल्स। क्योंकि आपको पता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन में नहीं होता, न्यूरॉन में एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता है। आपको पता है बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच में एक गैप होता है, उसको क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इनका मकसद क्या होता है, जैसे ये गैप आ गया तो जैसे यू टर्न होता है रोड में, तो ये इसमें न्यूरोट्रांसमीटर वहां से ये क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं उन सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। इसमें से कुछ एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं। एक्साइटेटरी का मतलब ये होता है कि वो सिग्नल को आगे फास्ट करता है, कुछ है जो है वो सिग्नल को स्लो करता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी का इंटरनल बैलेंस, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये अल्लाह ताला ने ये न्यूरोट्रांसमीटर इसलिए दो टाइप के रखे हैं, एक एक्साइटेटरी है, एक इनहिबिटरी है। उसका मकसद ये है कि इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह ये होती है ताकि अपनी बॉडी के अंदर हमारा
होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल बैलेंस ऑफ बॉडी जो है वो मेंटेन रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये केमिकल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट हमारे जो है रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, हर सेल में एक रिएक्शन हो रहा होता है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो है ये केमिकल्स होते हैं। अगर कोई भी कहीं पर भी ऐसा हो रहा है कि कोई चीज जो है वो ज्यादा हो रही है, तो उस वक्त जो है इनहिबिटरी जो है न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करेंगे और उस चीज को कम कर देंगे, यानी ये इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये कभी हमें टाइम मिला तो हम जो है वो होम्योस्टेसिस का जो है वो एक टॉपिक जरूर रखेंगे, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर क्यों है बॉडी में, कितने न्यूरोट्रांसमीटर हैं और इनका फंक्शन क्या है। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल बैलेंस ऑफ बॉडी, अगर आपको ये पता हो किस तरह होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी अगर कोई चीज आपकी बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रही है तो आपके सिग्नल ब्रेन तक जाएंगे और उसके बाद जो है वो इस तरह से ब्रेन एक्ट करता है कि आपकी वो चीज जो है वो कंपनसेट हो सके। तो इसको जो है वो हम इसी वजह से दो तरह के अल्लाह ताला ने न्यूरोट्रांसमीटर्स रखे हैं। तो इस तरह से हम ये बात कर रहे थे, इट इज द डिसबैलेंस बिटवीन द टू न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं? एसिटाइलकोलिन और सेकंड कौन सा है? डोपामीन। डोपामीन जो है उसका फंक्शन क्या? इनहिबिटरी है। और जो दूसरा वाला है एसिटाइल कोलिन, वो एक्साइटेटरी है, यानी कि वो एक्साइटेटरी फंक्शन है। दोनों जो है वो उनका फंक्शन ऑपोजिट है। जाहिर है जब ऑपोजिट है इसलिए बैलेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोनों के फंक्शन में से किसी एक का फंक्शन भी जो है वो डिस्टर्ब होता है, या देयर इज एनी डिसबैलेंसमेंट बिटवीन द फंक्शन ऑफ दीज टू न्यूरोट्रांसमीटर, व्हिच मे लीड टू द डिजीज व्हिच इज कॉल्ड पार्किंसन डिजीज। अगर कोई भी चीज जो है वो डिस्टर्ब होता है, इनका बैलेंस जो डिजीज होती है उस डिजीज को हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज। तो ये आपने सिंपल सा आपने एक लाइन जो है वो हमेशा याद रखनी है कि इट इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द टू न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन एंड डोपामीन। डोपामीन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और एसिटाइलकोलिन जो है वो एक्साइटेटरी जो है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इसमें हम बात करते हैं कि अब एक्चुअली डोपामीन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो अब डोपामीन कैसे कम होता है, इम्बैलेंसमेंट किस तरह होती है। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे जो आपको अगर याद हो ब्रेन की एनाटमी, यहाँ पे जितने भी ये सारे जो है वो आपको जैसे पता है कि ये जितना भी ताल्लुक है वो न्यूरोमस्कुलर से है, क्योंकि मैं आपको पता है डॉक्टर शबाना नाज जैसे आपने सुना हुआ है मास्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर, तो न्यूरोमस्कुलर के हिसाब से हमें न्यूरो एनाटमी के बारे में जो है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप न्यूरो एनाटमी को रिकॉल करें अपनी, कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो है बेसल गैंग्लिया, आप सबको याद होगा बेसल गैंग्लिया क्या होता है। बेसल गैंग्लिया दीज आर द collection of cell bodies or collection of gray matter within the सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बिगनर्स हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाऊँ। आपको पता है जिस तरह से हमारे यहाँ दो तरह के जो है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है। व्हाइट मैटर जो है वो हमारा क्या करता है, नर्व फाइबर एक्सॉन से बना होता है। नर्व फाइबर्स हमारे जितने भी ट्रैक्ट्स हैं वो व्हाइट मैटर से बनते हैं। और उसके अलावा जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी और ग्रे मैटर क्या होता है, वो सेल बॉडीज होती हैं और वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी तरह से बेसल गैंग्लिया क्या है, बेसल गैंग्लिया इट इज द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये होता कहाँ है, आपके ऑन द बेस ऑफ फोर ब्रेन के नीचे और अबव द मिड ब्रेन। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में होता है, ऑन द बेस ऑफ फोर ब्रेन के बेस में होता है। और ऑन these are the cheese like structure and the collection of the cell body on the either side of the thalamus के दोनों साइड पे जो है ये होते हैं। और इसमें जो इसके न्यूक्लियाई हैं वो आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं। न्यूक्लियाई कॉर्डेट न्यूक्लियस आपको याद हो, अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ग्लोबस पैलिडस है, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, और सबसे इंपॉर्टेंट है सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा का नाम सबस्टेंशिया नाइग्रा क्यों है? नाइग्रा मींस बहुत ज्यादा काला डार्क। तो इसके भी फिर जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, कॉम्पैक्टा होता है और रेटिकुलम। वो फिर हम आगे कभी हुआ तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। बहरहाल आप ये याद रखें कि बेसल गैंग्लिया के 4 न्यूक्लियाई होते हैं। बेसल गैंग्लिया कहाँ होता है? फोर ब्रेन के नीचे बिल्कुल बेस में होता है और अबव द मिड ब्रेन, एट द टॉप ऑफ मिड ब्रेन आप कहें इसको, तो ऑन द आइदर साइड ऑफ थैलामस के दोनों साइड पे होते हैं। और इसके न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लियाई जो है वो बहुत अहम है। जो मैंने बताया कॉर्डेट न्यूक्लियस है, पुटामेन है और ग्लोबस
पैलिडस है, उसके बाद जो है सबस्टेंशिया नाइग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। इसमें जब हम कभी कभी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी इसकी क्लासिफिकेशन में भी आजकल बड़ा कंट्रोवर्सल है कि कुछ चीजें जो है इसमें वो सबथैलेमिक न्यूक्लियाई जो है वो उसको मिड ब्रेन का पार्ट कहते हैं, और ये एक बहुत लेकिन मैं चाहूंगी कि फिर हम कभी जो सेशन जरूर रखें, ताकि कुछ बच्चों को हो सकता है ये चीजें जो डीपीटीज हैं उनको भी नहीं पता चलती, पता है बल्कि क्लियर नहीं है उनके दिमाग में भी, कि कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन है जो अब लेटेस्ट हुई है। जैसे इसमें ये न्यूक्लियाई जो है, जो बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियाई हैं, उसको जो है वो मिड ब्रेन में, और जो है ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई जो है उनकी क्लासिफिकेशन अलग है। कुछ उसको जो अब ये छोड़े, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो खैर अब इसमें मैंने बताया कि ये 4 न्यूक्लियाई होते हैं जो बेसल गैंग्लिया में होते हैं। जो इस बेसल गैंग्लिया का जो एक न्यूक्लियाई है जिसे कहते हैं हम सबस्टेंशिया नाइग्रा, सबस्टेंशिया नाइग्रा, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जिसके अंदर न्यूरॉन्स जो हैं, जो न्यूरल सेल्स हैं, न्यूरॉन है, जो नर्वस सिस्टम के सेल्स है, वो क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन। इसके अगर ये इस तरह की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज अगर आपके एग्जाम में या कोई इस्तेमाल करता है वाइवा में, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर आपके मुंह से निकल भी जाता है कि सेल्स, तो सेल्स जाहिर ऑफ कोर्स ये क्या होते हैं? ये नर्वस सेल्स होते हैं। नर्वस सेल्स क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम के बेसिक सेल्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। तो इसमें परेशानी की बात नहीं, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्फिडेंटली जो है वो आप उसका जवाब दे सकते हैं, अपने जवाब में दूसरे को फंसा सकते हैं। तो इसमें बात यह है कि अब हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियाई है, उसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं डोपामिन। ठीक है, डोपामिन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्स। नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्स भी कहलाते हैं, या डोपामिनर्जिक पाथवे इनके नाम है। यानी ये क्या कहते हैं? डोपामिनर्जिक पाथवे, जैसे डोपामिन यानी डोपामिनर्जिक पाथवे, यानी वो पाथवेज जो के पाथवेज का मतलब रास्ते, और ये रास्ते ये कौन बनाता है? ट्रैक्स कौन बनाता है? हमारे व्हाइट मैटर एक्सॉन से जो बने हुए होते हैं वो क्या बनाते हैं? हमारे फाइबर्स बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें ये जो हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा में जो हमारे नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्स है, या फिर हमारे डोपामिनर्जिक पाथवे, ये जो है ये हमारे डोपामिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन जब इनकी डीजनरेशन हो जाती है, उसकी वजह से क्या इन न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, न्यूरॉन की डेथ हो जाती है, या डीजनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो डोपामिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब एक चीज जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो खराब हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो वहां से डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो चीज प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो सिंपल सा आप इस तरह से याद रखें कि डोपामिनर्जिक पाथवे के डोपामिन न्यूरॉन जो प्रोड्यूस करते हैं उनमें डीजनरेशन हो जाती है, उन सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होता। अच्छा, इसमें डोपामिन अब एक, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि 78% जो है वो केसेस ऐसे होते हैं जो कि आइडियोपैथिक हैं, जिसका कॉज हमें अननोन है। लेकिन इसमें जो कॉज है, जो इसमें जो इसके, लेकिन हमारे कुछ इसके फैक्टर्स है, उसके हिसाब से इसमें क्या होता है? अकोमुलेशन, एग्रीगेशन, या फिर डिपोजिशन ऑफ लेविस बॉडी। लेविस बॉडी क्या है? दीज आर द प्रोटीन्स, यानी ये प्रोटीन्स होती हैं लेविस बॉडी, ये हमारे इनमें डोपामिनर्जिक पाथवे या उन न्यूरॉन्स के में जो है वो जमा हो जाती हैं, जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये लेविस बॉडी, ये प्रोटीन बॉडीज इसमें जमा हो जाती हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। लेविस बॉडीज क्या होती है? दे आर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमेशा याद रखें, ये वाइवा में, एमसीक्यूज में, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है लाइसेंसिंग एग्जाम में। बेशक हमें अब तक ये आइडियोपैथिक है, हमें पार्किंसन का जो है वो कॉज नहीं पता, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, लेविस बॉडी, दीज आर द हाई प्रोटीन स्ट्रक्चर। हाई प्रोटीन स्ट्रक्चर अपने जहन में जरूर रखें। इसके बाद जो है मैं आपको इसकी वजह बताऊंगी, क्योंकि जब हम इसकी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जब हम इसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, ड्यू टू द एग्रीगेशन, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, दैट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लेविस बॉडी। अच्छा, अब ये क्यों अकोमुलेट होते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये अकोमुलेट होते हैं न्यूरॉन्स में, और वहां पे जाके उनकी डेथ कर देते हैं या फिर उनकी डीजनरेशन कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक ये हुआ कि डोपामिनर्जिक पाथवे में लेविस बॉडी की अकोमुलेशन से, एग्रीगेशन की वजह से जो है ये न्यूरॉन्स की डेथ कर देते हैं। अब उसकी डेथ हो गई तो क्या हो जाता है? आपकी डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होती।
अच्छा, अब डोपामिन जब प्रोड्यूस नहीं हो रही, एक फैक्ट्री जो है उस वो जो प्रोड्यूस कर रही होती है, जब वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर रही तो क्या होगा? उसकी वजह से वो चीज प्रोड्यूस नहीं होगी और उसका लेवल, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करें, यहाँ से सोचे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी जो मेडिसिन है, ये रॉकेट साइंस नहीं, ये सब इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। जब आप इसके ऊपर सोच के पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको हर चीज खुद बहुत समझ आती जाती है। आप ये ना सोचे ये चीज मुश्किल है, आप इसको समझें, समझना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद आप देखें कितना सिंपल सा इम्बैलेंसमेंट डिजीज है। दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की डिजीज है। एक न्यूरोट्रांसमीटर की बनना कम हो जाता है, वो सेल्स खत्म हो जाते हैं जो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली डोपामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा। जब डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसका लेवल कम हो जाएगा। और दूसरा जो एसिटाइल कोलिन, ये दोनों जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनका एक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, जिसकी वजह से बॉडी में बैलेंस रहता है बेसल गैंग्लिया में। और उसकी वजह से जो है वो जो अगर इसके अंदर इम्बैलेंसमेंट होता है तो हमारी पार्किंसन डिजीज होती है। तो जब आपका डोपामिन लेवल बढ़ गया और सॉरी डोपामिन लेवल कम हो गया और एसिटाइल कोलिन लेवल बढ़ गया तो क्या हो गया? इम्बैलेंसमेंट हो गई। उसकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम होता है उसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। सिंपल, जस्ट सिंपल, बहुत आसान है। तो आपने इसको हम आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब हम ये तो हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या चीज होती है, क्या चेंजेस आती हैं, ये क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी? वो चेंजेस आती हैं जो आपके सिस्टम में, जिसकी वजह से आपको बीमारी होती है। अब आपको अगर पार्किंसन हुआ, पार्किंसन की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हुआ और क्या होता है आपकी बॉडी में, ये आपको पता चल गया। अच्छा एक्चुअली ये माइक भी आप पता नहीं काम कर रहा है ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब हम इसके बात करते हैं कि इसमें अब डायग्नोसिस में जो है इसकी जो डायग्नोसिस इसका है, जो इसके स्टेजेस हैं, उसमें डिफरेंट जो है वो डिफरेंट जो इनके फिजिशियंस के जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन जो मेनली इसके 5 स्टेजेस होते हैं, इन 5 स्टेजेस के बेसिस पे जो है वो पार्किंसन के पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है। और उसको डायग्नोस करने के बाद अकॉर्डिंग द डायग्नोसिस जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिकली भी और न्यूट्रिशनल तो वो लेकिन फिजियोथेरेपी में भी। अच्छा, मैं अब आपको मैनेजमेंट में जो है जैसे जैसे मैं साथ साथ आपको जो है क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताऊंगी, उसके साथ साथ जो है मैं आपको उसकी मैनेजमेंट भी बताऊंगी। और अगर हमारा कभी मौका हुआ तो हम एक ऐसा सेमिनार करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं स्टूडेंट्स से पढ़ाऊँ तो इंटरेक्शन हो, ताकि मैं उनसे पूछूं कि उनको क्या समझ आया और वो क्या समझते हैं कि इसमें आगे मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। देखिए, पढ़ाने के भी कुछ असूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि बच्चे बगैर जो है वो स्ट्रेस लिए जो है वो आप आगे खुद ब खुद, ऐसे जैसे रेलगाड़ी के कहते हैं नहीं, चाबी भर दो और वो खुद ही चलती चली जाती है। इसी तरह से अगर आप बच्चों को बेसिक चीजें बता दो तो बच्चे खुद ब खुद आगे जो है वो टीचर से भी आगे निकल जाते हैं, अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बात सिर्फ इतनी, थोड़ा सी जो है ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चों को किस तरह से डिलीवर करते हैं। अच्छा अब बात हो रही है इसके स्टेजेस। 5 स्टेजेस होते हैं इसके। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग, मेरा जो लेक्चर होता है, बेशक आपके पास इससे भी अच्छे अच्छे जो है वो प्रेजेंटेशन होती होगी, लेकिन मेरा जो लेक्चर है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे होता है। यानी वो चीजें जो मैंने क्लिनिक में देखी हैं, वो चीजें जो हमारा एक्सपीरियंस है, ताकि आप जब ये चीजें अप्लाई करते हैं, जब चीजें समझते हैं, तो आप पेशेंट के ऊपर बहुत इजीली, आपकी क्लिनिकल साइड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इसके बाद जो है ये 5 स्टेजेस होती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है, अगर आपके पार्किंसन का कोई पेशेंट आता है, जरूरी नहीं कि पार्किंसन के पेशेंट में वो चारों चीजें हों जो आपने अभी पढ़ी। जैसे मैंने क्लिनिकल ट्रायल में बताया था कि 3 चीजें होनी जरूरी है, फोर्थ इन्होंने अब इंक्लूड कर दी। लेकिन उसके अलावा भी जो है इसके अंदर जो चीजें हैं मैंने उसमें आपको क्या चीजें बताई थी, मेरा हाल सबको याद होगा, रिजिडिटी, ट्रेमर और ब्रेडिकाइनेसिया और पॉस्चरल इंस्टेबिलिटीज। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे इसके फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट का यूनिलेटरल आप समझते होंगे, एक साइड को क्या कहते हैं? यूनी मींस वन, लेटरल मतलब एक साइड, यूनिलेटरल यानी एक साइड इन्वॉल्व होती है पेशेंट की। और स्टेज 2 में जो है वो बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट स्टेज 2 में होती है। 2 से वैसे भी याद रखें, जब हम 2 की बात करें यानी दोनों साइड इन्वॉल्व, 1 की बात करें तो यानी एक साइड इन्वॉल्व। तो ये हम लोग इस तरह से याद कर लिया करते थे चीजें उस वक्त। और अब तो खैर अब तो दिमाग, अब आप देखें लेक्चर भी मैं बगैर, आपको पता है मैं बगैर लिखे बगैर पीपीटीज के दे रही होती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना अपना। तो अब अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 1 में क्या हुआ? स्टेज 1 एक साइड, यानी 1 से मुराद एक साइड, यूनिलैटरल यानी एक साइड इन्वॉल्व होती है। स्टेज 2 में क्या है?
दोनों साइड, 2 से क्या होगा, दोनों साइड इन्वॉल्व होगी, यानी बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट हो गई। अच्छा, जब आपकी बायलैटरल एक स्टेज 2 में जब आपकी बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होती है तो उस वक्त जो है वो आपका पोस्चर डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है, पोस्चर डिस्टर्ब नहीं होगा। और स्टेज 3 जो है उसके अंदर क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट। अब बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट हुई, लेकिन स्टेज 3 में आके क्या हो गया, माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट, यानी बायलैटरल तो 2 में हो गई, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में बायलैटरल हो गई तो वो कम तो नहीं होगी, जाहिर है दोनों बायलैटरल, लेकिन क्या होगा, वो माइल्ड से फिर मॉडरेट पे आ जाती है। और क्या कहते हैं, पोस्चर इन्वॉल्व हो, जब मॉडरेट में कोई चीज आएगी तो ऑटोमेटिकली पोस्चर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, यानी उसका पोस्चर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद स्टेज 4 में क्या होगा, स्टेज 4 में जो है वो सिवियर, मॉडरेट के बाद क्या आता है, सिवियर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी बायलैटरल, बायलैटरल तो हो गई, कम तो नहीं होगी, क्या होगा, सिवियर। अब आप इस तरह से ये स्टेजेस बहुत आसानी से याद कर सकेंगे कि पहले क्या हुआ, माइल्ड से मॉडरेट बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट हुई, और उसके बाद पोस्चर भी, जाहिर है मॉडरेट में पोस्चर आ गया, वो भी इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद फोर्थ में क्या हो गया आपका, पोस्चरल इन्वॉल्वमेंट हो गई बायलैटरल और सिवियर। उसके बाद जो है आप जो है वो, बट द पेशेंट कैन वॉक बाय द हेल्प ऑफ एनी सपोर्ट और वॉकर, आप वॉकर से या सपोर्ट से चल सकेगा। स्टेज 5 जो है वो आपकी जो है वो बेड रिटर्न हो जाता है पेशेंट, या फिर व्हील चेयर पे आ जाता है। ये 5 स्टेजेस होती हैं जिसमें पार्किंसन को में डायग्नोज किया जाता है। ये आप अपने क्लिनिकल साइड पे भी डायग्नोज कर सकते हैं। आप पेशेंट का असेसमेंट जब करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी कितनी साइड्स इन्वॉल्व हैं, उसका पोस्चर कितना इन्वॉल्व है, और ये सारी चीजें जो है, ये तो बहुत आसान तरीका है इसके स्टेजेस से डायग्नोज करने का। ये पांचों स्टेजेस आप अपने लेक्चर, तो जाहिर है आप अपना ये रिकॉर्ड कर लेंगे, आप इसको अपनी कॉपी पे लिखें, और जब भी आप पार्किंसन के पेशेंट ओपीडी में जाएं, वार्ड्स में जाएं, आप देखें, और या आपकी फैमिली में हो या आपके रिलेटिव में हो, आप उसको जो है वो अपने इन बेसिस पे कोशिश करें। हो सकता है आप सही ना हो, एक दफा करें, 2 दफा करें, 3 दफा करें, फर्स्ट टाइम में तो जाहिर है अभी आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आप न्यू, जो भी कोई काम नया शुरू करता है एक दफा गिरता है, लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें, फिर दोबारा ताकत से उठे, फिर उठें। और आप देखें कि आपको फिर जब जब आप एक दफा काम करने के बाद गिरते हैं, तो आप जब गलती करते हैं उसके बाद जब आप दोबारा काम करते हैं तो वो बहुत स्ट्रेंथ से करते हैं और बहुत अच्छे से होता है वो काम। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ऐसा है कि आप इसको अपनी कॉपी में लिखें, और आप जो भी पार्किंसन का पेशेंट देखें डायग्नोज हो, आप उसको खुद से डायग्नोज करें, आप देखें कि कितनी कौन सी चीज जो है वो इन्वॉल्व है, कितना उसका पोस्चर इन्वॉल्व है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस में डायग्नोसिस का। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखी हुई हम पढ़ के और खुश हो जाते हैं कि ये जी पार्किंसन का पेशेंट है, हमें फिजियोथेरेपी देनी है, तो यही तो हमारी सोच है, हमने लिमिटेड कर दिया अपने फील्ड को। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में जो है नहीं नहीं नहीं, साइंस क्लिनिकल फीचर्स तो रह गए। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स का क्या मतलब होता है, क्लिनिकल का मतलब ये होता है कि वो चीजें जब पेशेंट हमारे पास आता है तो क्लिनिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। क्लिनिकल फीचर का मतलब यही होता है, जो भी हेडलाइन होती है उसका मतलब पहले समझे फिर उसका रट्टा लगाए। तो क्लिनिकल फीचर्स का मतलब है क्लिनिकल फीचर, जो पेशेंट अगर क्लिनिक में आता है या हमारे पास आता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं जो हम फेस करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ब्रेडिकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब होता है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। अब एक चीज मैं आपको बीच में मिस कर गई कि बेसल गैंग्लिया का जो मैं बता रही थी आपको, बेसल गैंग्लिया का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, कॉग्निशन, फाइन मूवमेंट, स्पीच और जो है मसल टोन, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अब जब आपकी बेसल गैंग्लिया में डिजनरेशन होगी सेल्स को, क्या होगा, स्पीच पे भी प्रॉब्लम होगा, सो कॉग्निशन पे भी हो सकता है प्रॉब्लम, और फाइन मूवमेंट पे भी हो सकता है, स्पीच पे भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक अपने दिमाग में रखें और बहुत इजीली आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में अब ब्रेडिकाइनेजिया होता है। ब्रेडिकाइनेजिया में क्या होता है, इसमें स्लोनेस ऑफ मूवमेंट होती है, एकाइनेजिया यानी एब्सेंस ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीजिंग पोस्चर। एब्सेंस ऑफ मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता। इस एकाइनेजिया का मतलब ये है कि फ्रीजिंग पोस्चर होता है, जैसे ही पेशेंट कोई मूवमेंट स्टार्ट करता है वो ब्लैंक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, यानी कोई अगर उसने चलना है तो एकदम फ्रीज हो जाएगा पहले थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो है वो उसकी मूवमेंट होगी। तो इसी वजह से इसको जो है वो एकाइनेजिया भी कहते हैं, फ्रीजिंग मूवमेंट्स भी कहते हैं। ये तो हो गया इसकी ब्रेडिकाइनेजिया के बारे में। ब्रेडिकाइनेजिया स्लोनेस, यानी जब भी कोई चीज इनिशिएट करता है, ये खास पहचान है पार्किंसन के पेशेंट की, इनिशिएशन जब उसने लेना हो, शुरू करना हो, तो उसका फ्रीजिंग पोस्चर हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, उसके इसीलिए इसको एकाइनेजिया भी कहते हैं।
उसके बाद जो है कुछ चीज सेकंड जो आप आता है हम बात करते हैं इसमें रिजिडिटी। रिजिडिटी, आपको रिजिडिटी की डेफिनेशन ऑफ कोर्स सबको पता होगी। रिजिडिटी की डेफिनेशन नहीं भी पता तो लिखे इट इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन मसल टोन एंड मसल्स कैन नॉट रिलैक्स। यानी मसल्स की टोन जो है वो एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाती है एंड मसल्स आर अनएबल टू रिलैक्स, मसल जो है वो रिलैक्स नहीं होते। और रिजिडिटी, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, रिजिडिटी एंड दो टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होंगी, रिजिडिटी और स्पेस्टिसिटी। रिजिडिटी जो है वो डिपेंडेंट नहीं, वो जो है रिजिडिटी जो है वो डिपेंडेंट नहीं होती आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी के। और इसमें दो टाइप की होती है, एक होती है कॉगव्हील। कॉगव्हील जैसे आपने गधा गाड़ी वगैरह का किसी का व्हील देखा है, उसमें गरारी होती है, तो यूं कॉगव्हील यानी झटके से इस तरह की रिजिडिटी यानी इंक्रीज होती है मसल टोन। तो रिजिडिटी ऐसी मूवमेंट आती है इसके अंदर ना, ये वाली मूवमेंट जैसे अगर हम कराए ना पेशेंट को, ये जर की मूवमेंट्स आती हैं। और दूसरी जो है इसको कॉगव्हील, सॉरी कॉगव्हील रिजिडिटी हो गई है। और दूसरी होती है लेड पाइप रिजिडिटी। लेड पाइप जैसे पाइप में जो है वो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो उसकी रिजिडिटी होगी, यानी वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं होती। किसी भी वेलोसिटी किसी भी स्पीड से अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं थ्रू आउट द रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो मसल्स आपके स्टिफ रहेंगे। रिजिडिटी इसमें ये दोनों रिजिडिटी होती हैं, एक कॉगव्हील रिजिडिटी और दूसरी कौन सी है, लेड पाइप रिजिडिटी। कॉगव्हील जैसी आप मूवमेंट करें ऐसी जर की मूवमेंट होती है। तो ये इसमें दो टाइप की स्पेसिसिटी जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, यानी आप अगर जिस वेलोसिटी से कर रहे हैं उस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके रिथमिकल होगी तो आपकी स्पेसिसिटी जो है वो कम भी होगी ज्यादा भी होगी। तो ये वो डिपेंड करता है आपकी वेलोसिटी पे, जबकि रिजिडिटी जो है वो नहीं डिपेंड करती किसी भी वेलोसिटी पे किसी भी स्पीड पे। वो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन जो है वो मूवमेंट आपकी होती है, रिजिडिटी आपको होती है। तो ये तो हो गया रिजिडिटी के बारे में। अब तीसरा जो है वो है ट्रेमर। ट्रेमर क्या है, ट्रेमर भी क्या है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स। एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती है आपकी नॉर्मल एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इसको कहेंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और इसके अंदर क्या है, इंटेंशनल ट्रेमर। इंटेंशन ट्रेमर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी काम को करने का इरादा करते हैं, इंटेंशन करते हैं, तो उस वक्त ट्रेमर बढ़ जाता है। लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं तो उससे सॉरी इसमें रेस्टिंग ट्रेमर, सॉरी वो मैं अभी दूसरा लेक्चर देंगे। हाँ, इसमें रेस्टिंग ट्रेमर होता है। रेस्टिंग ट्रेमर का मतलब जब आप रेस्ट करते हैं तो आपका ट्रेमर बढ़ जाता है, लेकिन जब आप कोई मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपका ट्रेमर कम हो जाता है। यानी रेस्टिंग ट्रेमर जो है वो इसमें खास कॉमन। अच्छा, दूसरा जो ट्रेमर इसमें है उसमें है पिल रोलिंग। ऐसे पिल रोलिंग मूवमेंट, पिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर, फिंगर की पिल रोलिंग मूवमेंट होगी, फोर आर्म की होगी, जॉ की होती है, टंग की होती है। उसके अलावा इसमें पोस्टरल ट्रेमर, पोस्टरल हेड की यानी हेड इसका मूव करेगा, और ट्रंक के अंदर भी ट्रेमर होता है, ये कहलाता है पोस्टरल ट्रेमर। तो ये हो गए इसके ट्रेमर की टाइप्स। अब आपने देखा कि अब हम आते हैं पोस्टरल इनस्टेबिलिटीज। पोस्चर का मतलब क्या होता है, यानी पोस्चर वो पोजीशन जिसमें हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं वो पोस्चर कहलाता है। स्टैटिक डायनामिक दो पोस्चर होते हैं। अच्छा, इसमें पोस्चर के अंदर ये होता है कि इसके अंदर जो पोस्चर है वो फ्रीजिंग पोस्चर खास होता है, और दूसरे के वीकनेस ऑफ मसल्स। वीकनेस ऑफ मसल्स की जब बात करते हैं तो इसमें एक्सटेंसर ऑफ ट्रंक, एक्सटेंसर ऑफ ट्रंक कहाँ होते हैं, पीछे। एक्सटेंसर ऑफ ट्रंक जो है उनकी वीकनेस होती है। अब आप ये मुझे बताइए, सपोज ये हमारे एक्सटेंसर ऑफ ट्रंक है, ट्रंक की हम मिसाल ले रहे हैं, एक्सटेंसर ऑफ ट्रंक है जो आपके वीक हो गए, और उस तो क्या होगा, आपके फ्लैक्सस जो है वो क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ, जाहिर है वो स्ट्रांग है तो क्या आगे की तरफ आपको झुकाएंगे, और पेशेंट क्या है यूं आगे की तरफ झुक जाता है। इसमें ये चीज आपने जहन नशीन रखनी है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के, इसकी वीकनेस ऑफ एक्सटेंसिव मसल। अब वीकनेस ऑफ जब एक्सटेंसिव मसल्स हुई तो क्या होगा, उसकी जो है फ्लेक्सर उसको आगे की तरफ खींचेंगे तो बॉडी आगे की तरफ जो है वो फॉरवर्ड उसकी जो है बेंडिंग शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं स्टूप पोस्चर। स्टूप पोस्चर अब याद रहेगा कि मतलब इसके एक्सटेंसर्स वीक हो जाते हैं, ये बैक के मसल, तो बॉडी जाए फ्लेक्सर जो चीज स्ट्रांग होगी वो खींच लेगी। तो आपके जो जब बैक एक्सटेंसर्स वीक होंगे तो फ्लेक्सर ऑटोमेटिकली जो है वो आपको आगे की तरफ खींचेंगे और आपका स्टूप पोस्चर हो जाता है। पार्किंसन के पेशेंट का ये खास इसके पोस्चर की पहचान है। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया फ्रीजिंग पोस्चर, जैसे ही कोई चीज स्टार्ट करता है ब्लैंक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ये इसका फ्रीजिंग पोस्चर है। इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा वो गिरता है, बैलेंस आउट होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पोस्चर उसे कहते हैं फैसिनेटिंग पोस्चर। फैसिनेटिंग यानी जल्दी 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 ऐसे 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 करके वो चलता है, इसको क्या कहते हैं, फैसिनेटिंग पोस्चर। ये पेशेंट का फैसिनेटिंग पोस्चर होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है, मसल टोन। अब यहाँ पर अगर हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहीं से आज फिजियोथेरेपिस्ट को समझ आता है कि हमने इसमें क्या करना होगा। हमने इसमें क्या करना है, स्ट्रेंथिंग ऑफ द मसल। किन मसल्स की स्ट्रेंथिंग करेंगे, एक्सटेंसर्स ऑफ बैक। मेनली जो हम कंसंट्रेट करेंगे, हम एक्सटेंसर्स ऑफ बैक पे जो है वो ज्यादा कंसंट्रेट
कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि इन मसल्स की वीकनेस होती है। उसके बाद हम बैलेंस में करने के लिए इसको जनरल बॉडी एक्सरसाइजेस भी कराएंगे ताकि जो है वो उनके मसल्स का बैलेंस रहे। सेकंड क्या कराएंगे, हम उसको पोस्चर की अगर हम बात करें, पोस्चरल करेक्शन। पोस्चरल करेक्शन जो है अगर हमारा पेशेंट जो है वो उसकी पोस्चर सही नहीं होगा तो ना सिटिंग ना स्टैंडिंग, हम उसको पोस्चर करेक्शन कराएंगे। सिटिंग में भी कराएंगे, स्टैंडिंग में भी कराएंगे, लाइंग में भी कराएंगे। अच्छा, अब डिपेंड करता है अगर पेशेंट किसी भी स्टेज का है, सपोज स्टेज 1 और स्टेज 2 में है, तो आप उसका स्टैंडिंग पोस्चर भी करा सकते हैं, उसका सिटिंग पोस्चर भी करा सकते हैं। स्टेज 3 तक आप उसका पोस्चर करेक्शन स्टैंडिंग का भी करा सकते हैं, सिटिंग का भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेशेंट जो है वो स्टेज 4 में है, स्टेज 5 में है, तो उस वक्त भी आपने उसकी पोस्चर करेक्शन करानी है। उसकी पोस्चर करेक्शन आपने किस तरह करानी है, ऐसे आपने चेयर पे उसको बिठाना है और चेयर पे बिठाकर भी जो है वो आप उसकी शोल्डर स्ट्रेट कराना, उसको बैक की स्पाइन की स्ट्रेटनिंग करवानी है। तो ये पोस्चर, और अगर पेशेंट बेड पर है, इन केस अगर स्टेज 5 में पेशेंट है, तो भी आपने बेड पर भी उसको लेट के जो है वो उसको वो एक्सरसाइजेस, वो मूवमेंट्स करानी है जिससे उसकी मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथ हो और उसके साथ साथ जो है उसकी ट्रेनिंग हो। ये तो हो गया इसकी पोस्चरल करेक्शन, जाके हम उसके बैलेंस को जो है वो कंट्रोल कर सके। और जहां तक हमने बात की थी रिजिडिटी की बात की थी, तो रिजिडिटी की वजह से, क्योंकि क्या होता है, रिजिडिटी की मसल की एब्डोमिनल टोन होती है, स्टिफनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कंप्रोमाइज करती है। उसकी वजह से क्या होगा, आपके मसल स्ट्रेंथ कम होगी, मसल्स फटीक में जाएंगे, मसल पेन भी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेंज ऑफ मोशन जो है वो ज्वाइंट की कम होगी। देखें, ये चीजें जो है रिलेटेड, कहीं भी रिजिडिटी आ जाए तो आप खुद से मान लें कि जब रिजिडिटी होगी क्या होगा, मसल टाइट होंगे। जब मसल टाइट होंगे तो क्या होगा, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कंप्रोमाइज करेगी। जब फ्लेक्सिबिलिटी कंप्रोमाइज करेगी, पेशेंट को फटीग भी होगी, पेशेंट की वीकनेस भी होगी, पेन भी होगा पेशेंट को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब टाइट मसल होंगे तो रेंज ऑफ मोशन ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपने रिजिडिटी के साथ जो कॉम्प्लिकेशन, इसमें हमने फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में करना होता है कि हमने पेशेंट की, जो आपने देखा कि उसको रिजिडिटी है, रिजिडिटी में हमने क्या करना होता है, उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करानी होती है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस में आपको सिंपल रॉकिंग, रॉकिंग का मतलब ऐसे सिंपल जैसे झूला झुलाते, रॉकिंग मूवमेंट जो है वो और करा। उसके अलावा रिथमिकल रोटेशनल मूवमेंट, रिथमिकल रोटेशनल मूवमेंट, अब जैसे ये रोटेशनल मूवमेंट, फिर पूरी बॉडी को जो है वो इस तरह बेड पे आपने रोटेट करना है, रोटेशनल मूवमेंट। उसके नी बेंड करके नी को भी जो है करना है, शोल्डर्स की ऐसे ट्रैक्शन, ये सारी जो है वो रोटेशनल मूवमेंट, रिथमिकल रोटेशनल मूवमेंट। उसके अलावा जो है उनको पैसिव स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग, ताकि इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उनके मसल्स की बढ़े। तो उसमें जो है अगर आपने जो एक्सरसाइजेस करानी होती है स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है कि आप कम से कम 5 to 10 सेकंड जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्शन कराएं और उसको रोकें, होल्ड करें। स्ट्रेचिंग जब तक नहीं कंप्लीट होती, अगर आपने 5 सेकंड से कम में और 10 सेकंड से कम में, मैक्सिमम जो है वो आपने, मैक्सिमम जो है वो 10 सेकंड और मिनिमम 5 सेकंड, यानी अर्ली स्टेज की बात कर रही हूँ, तो आपने उसको होल्ड करना है। जब जितनी देर वो होल्ड करेगा, स्ट्रेचिंग इसी को कहते हैं। ये नहीं कि आपने फौरन उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कराई, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, ये नहीं कहला करना। इससे जो है वो मसल की स्ट्रेचिंग नहीं होगी। ये जो है वो सिर्फ इसकी रिदमिकल मूवमेंट है। ये मूवमेंट जो है ये उसके स्ट्रेचिंग में नहीं आएगी। स्ट्रेचिंग में जो है वो होल्ड करना होता है उस मसल्स को, ताकि वो स्ट्रेच हो, यानी खुले। तो ये सारा जो है वो इसमें आपने रिलैक्सेशन। इसमें पूल थेरेपी जो है, स्विमिंग पूल की जो पूल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि पोस्चर के साथ साथ क्या होता है, इसका बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। जाहिर है उसका फैसिनेटिंग पोस्चर होता है, यानी फैसिनेटिंग पोस्चर में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो तेज तेज चलता है, क्या होता है उसका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फैसिनेटिंग पोस्चर के लिए भी ये जब पेशेंट होता है तो बैलेंस उसका, तो बैलेंस के लिए हमें क्या करना होता है, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करानी होती हैं। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस में सबसे अहम जो है, जैसे आपको बहुत आजकल कॉमन है, सिंक, किचन सिंक एक्सरसाइजेस, यानी सिंक पे खड़े होकर जो है वो उसने जो है जैसे जॉगिंग करते हैं ना खड़ी है। लेकिन ये हम स्टेज 1 स्टेज 2 में करा सकते हैं। जब पेशेंट की सिवियर स्टेज हो तो हम उसको ये चीजें नहीं करवा सकते। तो उसके लिए ये है कि आपने कुर्सी पे बैठ के पेशेंट को जो है ये ऐसे वॉक करानी है। उसके बाद है पेशेंट को जो है ये रिदमिकल मूवमेंट करानी है। उसके बाद जो है उसके एक्सरसाइज साइकिल, यानी फुट की मूवमेंट, आपने इस तरह फुट की मूवमेंट करानी है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपने उसकी पेशेंट की, आप जो पेशेंट बेड रिडन है या पेशेंट जो है स्टेज 3 में है वो खड़े होके नहीं कर सकता, तो उसको इस तरह से आपने बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की, जो आप चेयर पे बैठ के भी करा सकते हैं। इवन ये जो एक्सरसाइज है, देखें हर एक्सरसाइज जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली आपने करानी है, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब तक आपको बेसिक चीज, आपको ये पता है कि आपने बैलेंसिंग एक्सरसाइज करनी है, तो आपने इस तरह से ये बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है बैलेंसिंग एक्सरसाइज, फिर मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसके अंदर
अंदर रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी की वजह से हमने जो एक्सरसाइज करानी क्या करनी है, हमने कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी वजह ये होती है कि टाइटनेस ऑफ चेस्ट वॉल हमने क्या करना होता है, इंक्रीज करनी होती है चेस्ट वॉल की मोबिलिटी टू इंप्रूव द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या करना होता है, इसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करानी होती है ताकि उसकी चेस्ट की मोबिलिटी बढ़े। अपर थोरेसिक एक्सरसाइजेस करानी होती है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करानी होती है। उसके अलावा हमने एरोबिक एक्सरसाइज करानी होती है। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि हमने उनका स्टेमिना इंप्रूव कराना है। स्टेमिना इंप्रूव कराने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, अगर पेशेंट स्टेज 4 में है तो आपने चेयर पे बैठ के या आपने बेड के ऊपर बैठ के जो है उसकी साइकिलिंग करानी है, उसको डांसिंग मूवमेंट्स बतानी है। ये सारी एक्सरसाइजेज जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट जो है वो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। खड़े होकर अगर कर सकता है पेशेंट तो खड़े होकर, सिटिंग में कर सकता है तो उसको सिटिंग, इवन के लाइंग पोजीशन में जो भी है आप पेशेंट को ये एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये मैंने आपको साथ साथ उसकी मैनेजमेंट भी बताई। अच्छा, अब आज के बाद आती है इसके अलावा जो है इसकी क्लिनिकल फीचर्स की हम बात कर रहे थे। ये हो गया पोस्चरल इनस्टेबिलिटीज, और उसके साथ साथ इसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब नाम से पता चल रहा है, पोस्चर के साथ हाइपोटेंशन। जब पेशेंट खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। उसके अलावा जो है इसको कॉन्स्टिपेशन होती है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा बहुत प्रोड्यूस होता है। और उसके अलावा माइक्रोग्राफिया यानी पतली पतली बारीक बारीक जो है वो उसकी राइटिंग हो जाती है। माइक्रोफोनिया, बहुत बारीक आवाज जो है, बिल्कुल मुहिम सी आवाज निकालना शुरू हो जाता है। पेशेंट की आवाज बहुत स्लो हो जाती है और फिर उसका मास्क लाइक, मून लाइक यानी उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। जाहिर है ये सारी चीजें होती हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसको डिप्रेशन होगा, इरिटेशन होगी, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है वो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमें के पार्किंसन के पेशेंट में मिलते हैं। अब हम पार्किंसन के पेशेंट की जो मैनेजमेंट की बात करें उसमें सबसे अहम मैनेजमेंट, अच्छा इसकी प्रोग्नोसिस भी आपको पता होनी चाहिए। प्रोग्नोसिस में यह है कि पहले जो उसकी थी कि आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन द पेशेंट कैन सर्वाइव 10 इयर्स। 10 इयर्स तक जो है वो सर्वाइव कर सकता था पेशेंट जो है डायग्नोसिस के बाद। लेकिन अब जो नई रिसर्चेस कहती हैं और नई जो इसमें क्योंकि मेडिसिन आ गई, नई रिसर्चेस आ गई, तो उन रिसर्चेस के हिसाब से जो है वो पेशेंट जो है अब जो है आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन पेशेंट कैन सर्वाइव मोर देन 15 इयर्स। यानी उसकी बाय द हेल्प ऑफ, अब आप बताएं, बाय द हेल्प ऑफ लेवोडोपा जो है इसकी मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, बाय द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, बाय द मैनेजमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। यानी फिजियोथेरेपी का आप देखें कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि इसमें जो है आपका पेशेंट, देखें पहले भी पेशेंट जो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट उसकी होती थी, लेकिन अब जो है मस्कुलोस्केलेटल उसकी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करती है और पेशेंट बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाता है। तो इसमें अब आपने बताया कि ये हो गई इसकी प्रोग्नोसिस। अच्छा, इसके बाद इसकी मैनेजमेंट के अलावा ये है कि इसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की अभी हम बात करें, इसमें हमने फंक्शनल जो है वो रीएजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल रीएजुकेशन का मतलब ये होता है आपने पेशेंट को वो मूवमेंट बतानी है, वो चीजें बतानी है जो उसकी फंक्शनल एबिलिटीज में, यानी काम करने में जो है, आप जहन में रखें काम करने की जो एक्टिविटीज है उसको आपने इनहेंस करना है, उसको पॉलिश करना है। उसका तरीका ये होता है कि आपने पेशेंट को क्या करना है, अगर पेशेंट आपका बेड रिडन है, बेड पर है, तो आपने उसको जो है करवट लेना, साइड लाइन सुपाइन से साइड लाइन पोजीशन में करवट लेना, फिर उसको किस तरह से हाउ टू सिट साइड लाइन, और उसके बाद जो है उसको बैठने का तरीका बताएंगे। फिर आपने ये बताना है कि किस तरह से जो है बेड से व्हील चेयर पे शिफ्ट होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपने उसको व्हील चेयर से टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो आपने वॉशरूम में जाके उसने किस तरह से व्हील चेयर से कमोड पे शिफ्ट होना है, और आपने उसको किस तरह से हैंडल्स जो है वो उसके कमोड के साइड पे लगे ताकि उसको होल्ड करके जो है वो इजीली वो अपनी व्हील चेयर पे शिफ्ट हो जाए। और उसके अलावा जो है वो आपने उसको बताना है कि उसको जो है बटनिंग करना, यानी उसके बटन्स, कोशिश ये करें कि पेशेंट के जो है स्टिकिंग वाले जो बटन्स है, स्टिक करने वाली चीजें हों। और उसके बाद उसको जो बर्तन इस्तेमाल करे वो पेशेंट ज्यादातर प्लास्टिक के बर्तन, अगर वो पेशेंट के हाथ से छूट भी जाए तो उसको चोट ना लगे। और कोशिश ये करें कि बड़े जार वाली, क्योंकि फाइन मूवमेंट इसमें इफेक्टेड होती है, तो बड़े बटन्स भी अगर लगाए तो बड़े बटन्स इसमें लगाए अपनी शर्ट में, बड़े बॉटल्स, बड़े ढक्कन वाली जो है वो बोतलें दें, और मोटे हैंडल वाला कप दें ताकि वो ग्रिप कर सके, और उसमें मटेरियल जो है वो कांच का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है उसको फंक्शनल एक्टिविटी के किस तरह से उसने अपनी चीजें ऊपर रखनी है, किस तरह से चीजें नीचे रखनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसके फुटवेयर का इस्तेमाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इस तरह के फुटवेयर आप प्रिस्क्राइब करें जो स्लिपरी ना हो। फिर उसको सपोर्ट से इंट्रोड्यूस कराएं, डिफरेंट सपोर्टिव चीजें जैसे स्टिक है, वॉकर है, क्रचेस है, वो डिपेंड
पेशेंट जिस कंडीशन में है, आपने उसको सपोर्टिव असिस्टिव जो चीजें हैं वो आपने इंट्रोड्यूस करानी है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज में। आपने पेशेंट को किस तरह पानी पीना है, किस तरह से उसने जो है वो आपने पेशेंट को जो है शिफ्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो है फंक्शनल एक्टिविटीज, ये भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। ये सारी चीजें भी आपने अपने पेशेंट को अच्छे से बतानी है, समझानी है। और ये आप जब भी समझा सकते हैं जब आपको खुद पता हो। आप कॉमन इसमें कॉमन सेंस आईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेशेंट के हिसाब से जो है वो इन चीजों को फंक्शनल एक्टिविटीज को उसको प्रिस्क्राइब करें कि किस तरह से उसने सीढ़ी चढ़नी है, किस तरह से उसने सीढ़ी उतरनी है, और आपने उसको प्रॉपर वॉक करानी है। और उसकी आई मतलब क्या कहते हैं आई वेयर्स जो है चश्मा वगैरह उसका इस्तेमाल, उसकी मेडिसिन का इस्तेमाल, ये सारी चीजें जो है वो आपने उसको प्रॉपर गाइडलाइन करनी है। यानी आपकी कोशिश ये होनी है कि पेशेंट जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करे, अपने आप को कंट्रोल कर सके। अच्छा, ये तो हो गई हमारी फिजियोथेरेपी की मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट आती है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, उसका मतलब ये होता है कि जैसा मैंने आपको बताया, इस ये एक असूल के ऊपर इसका ट्रीटमेंट होता है फार्माकोलॉजिकली, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन एंड टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन। यानी एसिटाइलकोलिन को कम करें और डोपामिन को बढ़ाएं, ताकि क्योंकि डोपामिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा और एसिटाइलकोलिन बढ़ता चला जा रहा है, तो इन दोनों को बैलेंस में रखने के लिए ये करते हैं कि एसिटाइलकोलिन लेवल कम हो जाए और डोपामिन लेवल बढ़ जाए। ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है। इसमें जो है वो ये लेवोडोपा जो है एल लेवोडोपा दिया जाता है, जो कि क्योंकि अब बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसको बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है एल लेवोडोपा इनकी मेडिसिन दी जाती है। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रिशन के अंदर जैसे मैं आपसे ये कह रही थी, ये चीज अपने दिमाग में रखें कि ये जो है अकोमुलेशन या अकोमुलेशन एग्रीगेशन ऑफ द प्रोटीन बॉडीज, लेविस बॉडीज जो है वो जमा हो जाती हैं न्यूरॉन्स में और उनकी डेथ कॉज करती हैं। तो ये क्या होती है, हाई प्रोटीन। अब अगर आपने जो है वो हाई प्रोटीन डाइट अगर पेशेंट को दी, तो बसा होगा जो रिसर्चेस कहती हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट देते हैं तो उसकी वजह से वो जो है लेवोडोपा के फंक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है। और दूसरी चीज ये है कि पेशेंट को आपने लो प्रोटीन एंड हाई कैलोरिक डाइट देनी है, बेसिक न्यूट्रिशन देनी है। समझ आई आपको? ये हो गई आपकी न्यूट्रिशन गाइडलाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़े बड़े लोग जो है वो इस गाइडलाइन को मिस करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज आ जाती है इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर हम बात करते हैं तो सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें एब्लेशन थेरेपीज। एब्लेशन थेरेपीज का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर लेना बाय मींस ऑफ हीटिंग। उन टिश्यूज को डिस्ट्रॉय किया जाता है हीटिंग से, या क्रायोथेरेपी, या फिर एब्लेशन या डायरेक्ट बर्निंग से। तो उसमें जो है डिफरेंट जो है वो ट्रीटमेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले पैलिडोटोमी। पैलिडोटोमी जैसे नाम से पता चलता है, मैंने आपको बताया था कि बेसल गैंग्लिया का जो न्यूक्लियस है, 4 न्यूक्लियस बताए थे ना, इसमें मैंने बताया था ग्लोबस पैलिडस। तो पैलिडोटोमी कुछ टिश्यूज जो है ग्लोबस पैलिडस के जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय द हीटिंग। मेरा ख्याल है 60 to 80 डिग्री पे जो है वो उसको हीट करके उन टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकेंड जो है वो है थैलेमोटोमी। थैलेमोटोमी, थैलेमस का आपको पता है रिले स्टेशन होता है, उसका काम हमारा बैलेंस को करना होता है। तो जब उसके बैलेंस की वजह से क्या होता है, जो डेड सेल्स होते हैं, डेड न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे एब्नॉर्मल सिग्नल्स जो वो आ रहे होते हैं, तो क्या करते हैं उन टिश्यूज को जो है वो जो निकाल देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि उसके सिग्नल्स कम हो जाए और बैलेंस जो है वो पेशेंट का इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद जो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के अंदर ये होता है कि नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, इलेक्ट्रोड जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं ब्रेन में। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं, डैमेज न्यूरॉन होते हैं, वो एबनॉर्मल सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्पेशली फॉर द ट्रेमर। अब जब ट्रेमर हो रहा होता है तो उसमें डीप ब्रेन स्टिमुलेटर्स लगाए जाते हैं, इम्प्लांट कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रोड्स, जो कि इस जो एबनॉर्मल सिग्नल्स है उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे पेशेंट को कदरे फायदा होता है ट्रेमर में। अच्छा, दूसरा जो है वो न्यूरल इम्प्लांटेशन। अब न्यूरल इम्प्लांटेशन नाम से आपको पता चल रहा है कि डिफरेंट न्यूरॉन्स जो है वो ये टेक्निक सब अप्लाई होती है कि न्यूरॉन्स जो है इम्प्लांट करने की कोशिश, क्योंकि आपको पता है नर्वस सिस्टम के ये टिश्यूज अगर एक दफा डीजनरेट हो जाए तो दोबारा रीजनरेट नहीं होते नेचुरली। तो इसमें क्या करते हैं, न्यूरल इम्प्लांटेशन जो है वो अब इम्पोर्टेंट जो है वो एक रोल है इसका। तो इसमें वो न्यूरॉन्स जो है इम्प्लांट करते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है, तो ये भी काफी हद तक जो है वो इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं। तो ये इसकी डायग्नोसिस के लिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे डिस्कस करूंगी अगले हमारा कभी सेशन होगा, तो बैलेंस वर्क बैलेंस
स्केल, वर्क बैलेंस स्केल जो है वो इसमें यूज किया जाता है, जिसमें हम पेशेंट का बैलेंस जो है वो मेजर करते हैं। तो ये तो है एक छोटा सा आपको ब्रीफ रिव्यू है पार्किंसन के पर। एक मिनट, हाँ जी, एक ब्रीफ जो है मैंने रिव्यू दिया, और आई थिंक कि आपको काफी हद तक समझ आया होगा, क्योंकि टाइम की कमी अभी भी देखें 1 घंटा हो गया तकरीबन, और रमजान भी है, आप सब लोग भी थक गए होंगे, ज्यादा डिटेल हम नहीं कर रहे। तो अब कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप लोग हमें प्रिस्क्राइब कीजिएगा, आप हमें बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे जो है वो आप सेशन लेना चाहते हैं। और अगर आपको समझ आया है तो ये मेरी कामयाबी होगी कि मेरी इतनी मेहनत जो है वो कामयाब होगी। अगर आप लोगों में ने इसमें से 2-3 चीजें भी सीख ली तो इसका मतलब ये है कि हमारी मेहनत बराबर हुई। और फिजियो डॉक्टर एसोसिएशन वालों की मेहनत, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड किया, हमें प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम आप लोगों से इंटरेक्शन कर सके, आप लोगों से बातचीत कर सके। आखिर में मैं दोबारा हमेशा आप सब लोगों से कहती हूँ कि अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं, अपने आप को, अपने प्रोफेशन की इज्जत करना सीखें। और आपको पता है कि बहुत सारे हमारे लोग हैं, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो आगे नहीं बढ़ सके, उसकी एक रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि उनकी नेगेटिव थिंकिंग। उनका दूसरा, अभी भी बहुत सारे लोग हैं मेरे पास आते हैं नेगेटिव कमेंट्स भी, आप लोगों ने फिजियोथेरेपी के लिए क्या किया, फिजियोथेरेपी के लिए क्या किया या क्या नहीं किया, ये जजमेंट करना कोई दूसरा नहीं कर सकता। हर आदमी अपनी जजमेंट अपने आप को जवाबदेह है, उसको पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आप हमेशा इन नेगेटिव लोगों से के बातों से डिमोटिवेट ना हो, अपने मिशन को जारी रखें। और आज मैं हूं, कल आपने यहाँ आना है। इंशाल्लाह ताला हम लोग इसी तरह अपने प्रोफेशन को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। देखें, हर चीज को बढ़ने के कई तरीके होते हैं, कोई किस तरह, हर एक ने अपना अपना हिस्सा डालना है। जो जितनी मेहनत कर सकता है, जो जिस तरह मेहनत कर सकता है, नई नई इनोवेशन लाए, नए नए तरीके लाए, जिससे हमारा फील्ड आगे की तरफ जाए। और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अगर मेरी कोई ऐसी बात जो आप लोग को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी नॉलेज में कहीं कोई कमी थी तो बेशक आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है, सिर्फ अल्लाह पाक की जात है जो परफेक्ट है। हम लोग तो सिर्फ कोशिश करते हैं उसके जो है वो नाचीज बंदे हैं। बाकी आप लोगों में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं। जी जी, जावेद साहब। यस मैम, एक क्वेश्चन है कि कार्डिक पेशेंट में जो है वो पूल थेरेपी करवाएंगे इसमें पार्किंसंस के लिए? कौन सी थेरेपी? पूल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। अच्छा, होल्ड क्रायोथेरेपी, अच्छा। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कार्डिक पेशेंट का तो इसमें तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और आप इसमें क्रायोथेरेपी या जो है कोल्ड थेरेपी आप कराएंगे वो डिपेंड करता है आप किस जॉइंट पे कराएं। कार्डिक पेशेंट से कोई ताल्लुक नहीं है क्रायोथेरेपी का, वो तो आप करा सकते हैं। बल्कि आपको पता है मैम जब ये हम शॉर्ट वेव डायथर्मी देते हैं या अल्ट्रासाउंड वगैरह देते हैं तो उसके अंदर प्रिकॉशन होती है कार्डिक पेशेंट की, अगर उसके पेस मेकर लगा हुआ है या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम है ना, हाइपरटेंसिव है या फिर यस और मैम, भी। हाँ, तो उसमें होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं। क्रायोथेरेपी वो तो उसकी डीप पेनिट्रेशन है भी नहीं उतनी ज्यादा। जी ये कमेंट में किसी ने पूछा था तो मैंने हाँ हाँ, इसलिए नहीं पूछ अच्छी लिया। बात है, बिल्कुल पूछे सवाल, पता है आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जी मैम इसमें कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं पार्किंसन में? ये तो है ही साइड इफेक्ट्स, क्योंकि देखिए जब आपको ब्रेडिकाइनेजिया हो गया, मैंने आपको बताया ना, आपकी मूवमेंट स्लो हो गई, आपका आवाज बंद हो जाती है, बिल्कुल बारीक आवाज हो जाती है, आपका चेहरे, आपका थूक बहुत ज्यादा, स्लाइवा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पोस्टरल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, बैलेंस आउट हो जाता है, पेशेंट बार बार गिरता है, और उसके बाद स्टूप पोस्चर, ऐसे मुस्तकिल आगे की तरफ झुकता जाता है, नेक रिजिडिटी हो जाती है। और यही सारी चीजें होती हैं। यही देखें, साइड इफेक्ट ने आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है बिल्कुल। और आप ये है कि ये इतनी सिविरिटी होती है इसमें, पेशेंट ज्यादा से ज्यादा 15 ईयर्स, अब ये मैक्सिमम, वो भी पेशेंट जो कि लेवोडोपा, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से हम डोपामिन दे रहे होते हैं, उसके साथ न्यूट्रिशन के साथ फिजियोथेरेपी के साथ, तब भी वो 15 साल ही जी पाता है। ये अब रिसर्च जो मैक्सिमम जो अच्छे पेशेंट है, वरना तो 10 ईयर्स ही ये पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर पाते थे। जी यस मैम। ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था। चले ठीक है, कुछ समझ नहीं आया हो तो फिर आप लोग बाद में कमेंट सेक्शन में जो है वो आप कर सकते हैं बात। तो फिर इंशाल्लाह न्यूरो एनाटॉमी बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सब इंटरलिंक है, क्योंकि अगर आपने पार्किंसन भी जैसे पढ़ा तो आपको इसमें मालूम होना चाहिए था पायरामिडल ट्रैक्ट, आपको उसका फंक्शन आपको याद है, आपको बेसल गैंग्लिया पता होना चाहिए, आपको बेसल गैंग्लिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको ब्रेन स्टेम आप पढ़ रहे हैं तो ब्रेन, इसमें जो न्यूरो एनाटॉमी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग, जिनको इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने तो इसमें मास्टर्स किया है
तो मुझे इसीलिए आप पहले बहुत मुश्किल लगती थी मुझे न्यूरो एनाटमी, मुझे समझ नहीं आता था नर्वस सिस्टम जब मैं पढ़ती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उसको समझना शुरू किया तो फिर मुझे पता चला कि सबसे सबसे इजी है न्यूरो एनाटमी। जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, लेंथी जरूर है, तो आपको कनेक्शन, आपको सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं पता होता कि ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ट्रैक्ट्स में जो है वो एक्सॉन व्हाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर क्या करता है, ग्रे मैटर जो है वो ट्रैक्ट्स नहीं बनाता, ग्रे मैटर सेल बॉडीज होती है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं। तो ये सारे जो है आप लोग बेसिक एनाटमी पे कभी रखेंगे सेशन तो इंशाल्लाह ताला मैं चाहती हूँ कि बच्चों को बेसिक न्यूरो एनाटमी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपको बेसिक्स पता हो जाएंगी तो बहुत आराम से आप आगे जो है न्यूरो एनाटमी पढ़ सकते हैं। जी ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट सेशन हम रख लेते हैं इस पे, न्यूरोनोट्री। हाँ जरा रमजान से फारिग हो जाए थोड़ा सा, तो फिर ओके मैम। रमजान के बाद सब बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे, ताकि न्यूरो एनाटमी पढ़ने के लिए ना बड़ा बहुत बड़ा दिल जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि उसके लिए ना आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि जरा सा एक स्टेप मिस हुआ ना तो फिर पूरे का पूरा सारा वो हो जाता है। न्यूरो पढ़ने के लिए दिमाग को फ्रेश होना बहुत जरूरी है, तो बेहतर है कि इनके रोजे खत्म हो जाए, खा पी ले ईद पे जो है वो। और सब लोग मुझे दुआओं में याद रखना कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे सेहत दे और मुझे हिम्मत दे और इज्जत दे, अल्लाह ताला इसी तरह से हमारा कारवां चलता रहे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ओके जी, मैम, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने का, थैंक यू वेरी मच।